हेलो स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में। देखिए इंटरनल कंट्रोल होता है क्या है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका इंटरनल वर्क है, जब उस इंटरनल वर्क को इस तरीके से मैनेज किया जाए, इस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इस तरीके से कंडक्ट किया जाए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके और जो मैनिपुलेशन, फ्रॉड, फोर्जरी ये सब चीज़ें होती हैं ये मिनिमाइज हो जाए, तो इस तरह की मैनेजमेंट को ही हम कहेंगे वहाँ का कंट्रोल सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये चीज़ें हैं, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज है और मैनिपुलेशन वगैरह कम है, जो रिस्क का एरिया है वो कम है, तो ऐसे सिनेरियो हम कहते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये ना एक प्रोसीजर है। इंटरनल कंट्रोल क्या है? एक प्रोसीजर है ना। किसका प्रोसीजर? मैनेजमेंट का प्रोसेस है, जहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह सब मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है और इस तरीके से अडॉप्ट करती है, इस तरीके से उस प्रोसेस को कंडक्ट करती है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव वो भी बताते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव कर रही है, इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए। मतलब इस बात की गारंटी तो नहीं, इस बात का ये कंफर्म हो जाए, ये एश्योरेंस आप दे दें, एश्योरिटी दे दें कि भाई हाँ ये चीज़ें सही ही हैं। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? पहली बात तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। इंटरनल कंट्रोल ये जो पूरा प्रोसीजर है वो यही बात बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, वो इफेक्टिवली कंडक्ट किए जा रहे हैं, एफिशिएंट वे में कंडक्ट किए जा रहे हैं। इस बात की ये इंटरनल कंट्रोल क्या देती है? रीजनेबल एश्योरेंस देती है कि हाँ भाई ये बात सही है, एश्योर करते हैं कि यहाँ पे गलती की चांसेस नहीं है। ठीक है, 100% गारंटी नहीं दी जा रही है। 100% गारंटी पे क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं, इंटरनल कंट्रोल क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस। मतलब ये श्योरिटी देता है, 100% श्योरिटी देता है, गारंटी नहीं, 100% श्योरिटी देता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मिस्टेक्स होने की चांसेस बिल्कुल लो है, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि सब कुछ सही है। ठीक है, तो वो इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस होगा जो हमें ये बताता है कि आपके ऑपरेशंस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज किए जा रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं, इस बात का हम आपको एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो रिलायबल है ना, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, फिनेंस में जो भी आपके मतलब कि बैलेंस शीट P&L में जो भी ट्रांजेक्शन्स आप देख रहे हैं, जो भी एसेट्स लायबिलिटीज आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल भरोसे के लायक है। मतलब वो चीज़ें उतने ही कॉस्ट में, उतने ही अमाउंट को में हैं जितनी अमाउंट या जितनी कॉस्ट या जो प्राइस आपको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो हो रही है। तो ये आपकी जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो भी आप रिपोर्ट करें, जो भी आप कह रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में एश्योरेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके अलावा क्या? कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर इफेक्टिव है तो ये बात बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी लॉज एंड जो भी रूल्स एप्लीकेबल हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट के हैं, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट के हैं या किसी अदर एक्ट के, जो भी रूल्स आप पे एप्लीकेबल हैं, वो सारे रूल्स को कंप्लाई किया जा रहा है, उसको फॉलो अप किया जा रहा है। ठीक है, इस बात का एश्योरेंस प्रोवाइड करती है कौन? इंटरनल कंट्रोल। और एसेट्स की सेफगार्डिंग देती है, मतलब एसेट्स का मिसयूज नहीं किया जा रहा है। क्लियर है? तो इंटरनल कंट्रोल क्या हो गया? इंटरनल कंट्रोल रेफर करता है उस पॉलिसीज़ को, उस प्रोसीजर्स को या उस सिस्टम को जो मैनेजमेंट ने स्टेबल किया, ये बताने के लिए, इस बात का एश्योरेंस देने के लिए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स रिलायबल हैं, ऑपरेशनली ऑपरेशन जो वर्किंग है, आपके ऑपरेशंस है वो इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव हैं और सभी तरह के लॉज एंड रेगुलेशंस को फुलफिल किया जा रहा है। दैट इज़ इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है? ये टर्म ना ऑडिटिंग में बड़ा लगता है, लेकिन आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात को समझिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर का काम कैसा चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट का कंट्रोल कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम पे, उस चीज़ को हम इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, ऑडिटर तो बाहर से आया, वो चेक कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या कर रही है, वो किस तरीके से अपने काम को कंडक्ट करवा रही है, दैट इज़ इंटरनल कंट्रोल। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव है, तो समझिए कि ऑडिटर के लिए सारा काम कम हो गया है ना, खत्म नहीं हो गया पर कम हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो दैट इज इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है? अच्छा, इस याद रखिएगा, इंटरनल कंट्रोल रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है। 100% गारंटी नहीं, 100% श्योरिटी देने की बात कहता है। ठीक है, अब इंटरनल कंट्रोल ना एक ब्रॉडर टर्म्स है, इसमें ही इंटरनल चेक आता है, इंटरनल ऑडिट आता है और बहुत तरह की कंट्रोल एक्टिविटीज़ आती हैं। जितने भी कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट्स के बारे में बात करें या कंट्रोल एक्टिविटीज़ की बात करें, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि आपका फाइनेंशियल कंट्रोल है, ऑपरेशनल कंट्रोल है, अकाउंटिंग कंट्रोल है, हर तरीके के कंट्रोल
की चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये एक ब्रॉडर टर्म्स है। अगर हम ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटर को अपनी ऑडिट कंडक्ट करने से पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए। क्लियर है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की वो ऑडिट करने जा रहा है वहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है उसको देखना चाहिए। और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है ऑडिटर के लिए? तो देखिए जो ऐसे है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का 315, जो क्या है 315 किस चीज़ के रिगार्डिंग है? आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि ऐसे 315 कहता है कि एक ऑडिटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं अपने में ब्रॉडर टर्म्स है, मतलब ऐसी चीज़ों में गलतियाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस में लिए जाने वाले डिसीजंस को इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, ऐसी गलती जिसका कोई डिसीजन सही हो या गलत उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है तो वो मटेरियल नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें जिसका आपके डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ता है, अगर उसमें कोई गलती हो गई है तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उसमें क्या गलती हो सकती है, इस तरह का मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब इस तरह की चीज़ों में कितनी गलतियां हैं, इसमें गलती होने की कितनी चांसेस है, क्या रिस्क है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई और एसेस करने के लिए ज़रूरी है कि ऑडिटर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को समझे, उस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्वमेंट को समझे, मतलब वहाँ के इंटरनल कंट्रोल को समझे, उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट, उसके जो दोस्त चार्जिंग विद गवर्नेंस जो होती है ना उनको समझे कि वो कैसी गवर्नेंस है, वहाँ की एंटिटी कैसी है ना, क्या प्रोसीजर है वहाँ का, वो सब समझे। तभी वो समझ पाएगा कि यहाँ पे गलती होने की क्या चांसेस है, यहाँ पे कितना रिस्क है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, ऐसे चीज़ों में गलतियाँ हो जो आपके डिसीजंस पे इम्पैक्ट डालने वाली हो। क्लियर है? तो इसीलिए इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करना एक ऑडिटर के लिए मैंडेटरी है ना, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी है, उसे रिव्यू ही करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल को। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब ऑडिटर ने रिव्यू किया और उसको ये समझ में आया कि ये इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इनका मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है, बहुत सही तरीके से है, तो इससे ये समझ में आता है कि जो ऑडिटर का काम है वो कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा, वो रिलाई कर सकता है वहाँ की चीज़ों के बारे में, है ना। तो जो रूटीन चेकिंग का काम होता है उस चेकिंग के काम को आप रिड्यूस कर सकते हैं, रूटीन चेकिंग को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सैम्पल चेकिंग आपका सही जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना इजी हो जाती हैं इंटरनल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करता है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव होता है। अब इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे दिखता है? तो देखिए जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं अगर वो अभी जो मैं बताने जा रही हूँ इस तरीके से हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप ये मान सकते हैं कि वहाँ का कंट्रोलिंग सिस्टम जो है या इंटरनल कंट्रोल जो सिस्टम है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट है। कैसे? वहाँ पे जो ड्यूटीज़ एम्प्लॉयज़ को दी गई हैं वो सैग्रीगेट ड्यूटीज़ हैं, मतलब एक ही एम्प्लॉय को 4 काम करने को नहीं बोला गया है। एक एम्प्लॉय अगर एक काम करता है तो फिर दूसरा एम्प्लॉय उसी काम के आगे की प्रोसेस को करता है, तो जब दूसरा एम्प्लॉय उस काम के आगे की प्रोसेस को करेगा तो पहले वाले का काम चेक कर लेगा, है ना, दैट इज़ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक तो यही तो कहता है कि एक एम्प्लॉय के किए गए काम को दूसरा एम्प्लॉय चेक कर ले। ठीक है, ये नहीं कि उसको चेक करने के उससे करे, बल्कि वो आगे का काम इस तरीके से करे जिसमें वो पीछे का काम अपने आप चेक हो जाए। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ कही जाती है। ठीक है, तो ड्यूटीज़ में सैग्रीगेशन होना चाहिए, हर एक ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर ऑथराइजेशन हो कि कौन, मतलब ये अमाउंट के बारे में भी है, डेजिग्नेशन के बारे में भी बात कही जाती है कि जैसे परचेज़ के डिसीजंस कौन लेंगे, सेल्स के डिसीजन कौन लेंगे। ठीक है, इतने अमाउंट तक की अगर सेल है तो इस पर किसकी ऑथराइजेशन चाहिए, किसकी परमिशन चाहिए। इसी तरह अगर डिस्काउंट भी देना है तो कौन कितना डिस्काउंट देने के लिए ऑथराइज है। तो हर एक ट्रांजैक्शंस के लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन मेंशन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं, हर बिल लगा हुआ है, हर चीज़ वहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन है ना। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ये सही तरीके से है, हर एक चीज़ प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड कर दे रही है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट है। ठीक है, तो अगर ऐसा सब चीज़ें होती तो हम कहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही से काम कर रहा है और वहाँ पे और जो ऑडिटर है वो अपना काम इजी वे में कर सकता है। तो मतलब प्रॉपर हर एक चीज़ की इन्वॉइसेस हैं, है ना, नंबर्ड उस पर लगे हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली टाइमली मैनर्ड हैं, स्टैम्प्ड हैं, इस तरीके से सब चीज़ें मेंटेन है, तो हम वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से, रिकॉर्ड्स पूरी तरीके से मैनेज किए गए हैं और कंट्रोल सिस्टम वहाँ का सही है, तभी ऐसा है। इसके अलावा फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स, तो देखिए
जो भी एसेट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। कंपनीज़ के एसेट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं अगर उस पर प्रॉपर फिजिकल कंट्रोल है। अब ये कंट्रोल ना कई तरीके से हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया या मैकेनिकल कंट्रोल हो गया। जैसे नहीं होते एम्प्लॉयज़ की आई कार्ड हो गए हैं, आपके थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट्स लग जा रहे हैं, या फिर लॉकर्स में रखे गए हैं, या कंप्यूटर रिलेटेड है तो फिर वहाँ पर आपको एसेस किसको किसको अलाउ हुआ है, उसके पासवर्ड किसके साथ शेयर्स हैं, बैकअप में है कि नहीं है, रिकवरी प्रोसीजर्स क्या है। तो इस तरीके से एसेट्स का प्रॉपर कंट्रोल होता है, तो भी हम कहेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, सही कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिपेंडेंट चेक ऑन परफॉर्मेंस, जो भी वर्किंग की जा रही है उसकी इंडिपेंडेंट चेकिंग की जा रही है। मतलब एक ऐसा एम्प्लॉई जो जिसने उस काम को नहीं किया है वो उस चीज़ को देख रहा है, चेक कर रहा है, तो वो क्या होगा, अनबायस्ड डिसीजन देता है कि हाँ ये सही है या गलत है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से एक्टिविटीज़ आपको दिख रही हैं, अपीयर हो रही हैं, तो आप ये मानते हैं कि वहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ें हो गई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की, या क्या ज़रूरत है कि हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करें, उसकी इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट ही क्या है। तो देखिए आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। बीइंग एन ऑडिटर बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि तभी आप क्या करेंगे, मटेरियल मिस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या रिस्क है, कितना आप उसको कितना उसको एसेस करना, उसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, आप उसी के आगे अपना ऑडिट का प्रोग्राम, ऑडिट की प्लानिंग, प्रोसीजर सब डिसाइड करते हैं। रूटीन चेकिंग कितनी करनी है, टेस्ट चेकिंग कहाँ करनी है, सैम्पल हम कितना यूज़ कर सकते हैं, सैम्पल चेकिंग करें तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब बातें डिपेंड करती हैं आपके इंटरनल कंट्रोल पे कि इंटरनल कंट्रोल उस ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसलिए ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करना तो मैंडेटरी है। ठीक है, इसके अलावा भी मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स बता दे रही हूँ, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब आप इवैल्यूएट करते हो ना, वो आपको ये बता देता है कि क्या मतलब एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर देता है कि भाई हाँ ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वो सारे रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो कर रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि आगे का जो भी चीज़ें हैं ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, ये जो इन्होंने सारे नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए यहाँ तक काम किया है, तो इन सब चीज़ों पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। इसका एक एश्योरेंस प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इंश्योर कर देता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं वो मैनेजमेंट के स्पेसिफिक ऑथराइजेशन के अकॉर्डिंग, या उनकी जो जनरल गाइडलाइंस है या स्पेसिफिक गाइडलाइंस या ऑथराइजेशन की जो पावर है उन सबको ध्यान में रखते हुए ही ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए गए। इस बात का भी आपको एश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करते तो आपको पता चल जाता है कि सारे ट्रांजैक्शंस करेक्टली रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, मतलब सही टाइम पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, सही प्लेस पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, सही अमाउंट में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि पिछले साल का इस साल रिकॉर्डिंग हो रही है, या जो आने वाले का है उसका रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, या अभी का जो है उसका रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, वो नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करेंगे। अभी ट्रांजेक्शन हो गया पर रिकॉर्डिंग कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं है। तो ट्रांजेक्शन जब एग्जीक्यूट हुए उसी के अकॉर्डिंग उसको करेक्ट अमाउंट के साथ अप्रोप्रिएट अकाउंट में और करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, इस चीज़ का आपको एश्योरेंस प्रोवाइड हो जाता है अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही है तो। ठीक है, इसके अलावा ये इंश्योर कर देता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या इंश्योर करता है कि जो भी एसेट्स हैं उसका किसी भी तरीके से अनऑथराइज यूज़ नहीं हो रहा है, उसको मतलब अनऑथराइज तरीके से सेल नहीं किया जा रहा है, या उसका एसेट्स अनऑथराइज तरीके से नहीं है। मतलब आप दिखा रहे हो अपने बैलेंस शीट में कि 40 एसी है और ऑर्गेनाइजेशन में 10 ही एसी है, बाकी सब आपने अलग अलग जगह पे लगा रखी है, या अपने फैमिली में बांट रखी है और उसका बिल अपने अकाउंट अपने बैलेंस शीट्स में चार्ज कर रखा है, या इस तरीके से काम किया हुआ है, मतलब यहाँ पे अपने पीएल में चार्ज कर रखा है, बैलेंस शीट में एसेट्स दिखा रखी है। तो ये सब चीज़ें नहीं है, आप देख सकते हैं कि एसेट्स सही तरीके से यूज़ की जा रही हो, वाकई में वो चीज़ें हैं वहाँ पे फिजिकली अवेलेबल हैं। तो ये सब बातें आपके एश्योरेंस प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा ये बात की भी कहता है कि मतलब अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही होता है तो ये चीज़ें इंश्योर कर देता है कि जो भी एसेट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उनको टाइमली क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है एक रीजनेबल इंटरवल पे कि क्या अभी एसेट्स की कंडीशन है, ठीक है, एसेट्स की वैल्यू क्या है, और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसेट्स की क्या भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एसेट्स मतलब अब सही नहीं बैठ रहा है तो हमें उसे चेंज करने की ज़रूरत है। जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन आपको लेना है वो आप लेते रहते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसलिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें उसकी ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। पर इसी के साथ मैं आपको बता दूं, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर इफेक्टिव है तो सब चीज़ें सही होंगी? क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई गलती नहीं हो सकती? मतलब ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि हैं तो प्रोसीजर तो हैं पर फिर भी गड़बड़ है, मतलब सारे रूल्स सेटअप तो किए गए हैं पर फिर भी गड़बड़ी, क्या ऐसा हो सकता है? यस, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। क्या क्या है? पहली बात तो ह्यूमन एरर। ठीक है, ह्यूमन एरर का मतलब क्या हो गया कि देखिए जो मैनेजमेंट है वो भी जजमेंट करती है, तो आप जजमेंट में मिस्टेक्स कर दे रहे हो, या आपने सही से चीज़ों को
इंटरप्रेट नहीं किया, इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से समझा नहीं, किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो पर्पस था आप उसको नहीं समझ पाए या आपने ध्यान नहीं दिया, है ना, तो इस तरह की या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, तो कुछ ह्यूमन एरर होते हैं जिसकी वजह से भी चीज़ें हैं तो सेटअप में पर फिर भी गलत आती हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं या जो भी आप समझ रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में गलत चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हैं। ठीक है, तो एक ह्यूमन एरर भी होता है, राइट। तो दूसरा चीज़ें क्या होती हैं ह्यूमन एरर के अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, एक आता है हमारा मैनेजमेंट ओवरराइड। मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है मैनेजमेंट ना इंटेंशनली बाईपास कर देती है इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को, या जो रूल सेटअप किए गए हैं, जो सीक्वेंस, जो फ्लो, मतलब जो हायरार्की सेटअप की गई है उसको बाईपास कर देती है। तो इसकी वजह से भी क्या होते हैं जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा करती है कभी मैनेजमेंट, कई बार वो अनड्यू एडवांटेज लेना चाह रही होती है या अपना पर्सनल गेन निकालना चाहती है। तो ऐसे सिनेरियो में भी मतलब होता है ना कि साइड जाके आपने डिसीजन ले लिया, आपने क्लाइंट से डायरेक्ट डील करके बात कर ली और प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ठीक है चलिए हम कर दे रहे हैं, तो अब प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आपका सिस्टम सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। अब आपने प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, डायरेक्ट बात कर ली, तो बिल कहीं पहुंचा कहीं नहीं पहुंचा, आपने कितने में डील किया, रियल में बिल कितने का पहुंच रहा है, रिकॉर्डिंग किस बिल की हो रही है और ट्रांजैक्शन वाकई में किस बिल का हुआ, किस अमाउंट पे हुआ। तो ये अगर ऐसे मैनेजमेंट ओवरराइड करती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा जो कॉलिजन अमंग पीपल भी एक रीज़न होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कई बार ना लोग मिल के जानबूझ के इंटेंशनली क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं या फ्रॉड करना चाहते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब 2 या 2 से अधिक एम्प्लॉइज़ क्या करेंगे, एक साथ मिलकर किसी काम को करने लगे या उससे ज़्यादा 4-5 लोग मिलकर एक साथ काम करने लगेंगे और फिर वहाँ पे गलतियाँ हो जाएगी। अब आप बता नहीं सकते कि गलती किसकी वजह से हुई, क्योंकि वो कहेगा उसकी वजह से, वो कहेगा उसकी वजह से। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से भी आपका सिस्टम इफेक्टिव हो सकता है जो सही तरीके से वर्क ना करे, ये भी इसकी लिमिटेशन है। इसके अलावा चेंजेस इन एनवायरनमेंट, ठीक है, देखिए कंट्रोल बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाएगा अगर बिजनेस कंडीशन चेंज हो रही है, मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कहने का मतलब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए, लॉज में चेंजेस आ गए, आपके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस, आपके वर्किंग में चेंजेस आ रहे हैं और आप पुरानी पॉलिसीज प्रोसीजर्स पे ही वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में भी आपका सिस्टम सही तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वर्क नहीं करेगा। तो तब भी ये चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। अब जैसे आप फिजिकल वे में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के सारे रूल्स बना के रखे हैं और आप जो ईडीपी है ना, मतलब इंटरनल कंट्रोल थ्रू कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट, उसके रिगार्डिंग आपने सही तरीके से ट्रांजैक्शन या सही तरीके से प्रोसीजर नहीं फ्रेम किया है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है तो आपको कंप्यूटराइज में भी कैसे अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, इंटरनल कंट्रोल को इफेक्टिवली करना है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो उस हिसाब से आपको पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो भी आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, देखिए ऐसा कब होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के केस में हो जाता है। जो छोटी एंटिटीज़ हैं वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता है कि भाई हर एक काम के लिए अलग अलग पर्सन को अपॉइंट किया जाए, है ना, और इसी की वजह से वहाँ पे एरर और फ्रॉड के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर रहा होता है, मतलब निभा रहा होता है। तो ऐसे सिनेरियो में गलती होने की चांसेस भी बढ़ जाती हैं और फ्रॉड करने की भी चांसेस बढ़ जाती हैं। क्लियर है। इसके अलावा लिमिटेशन क्या है, कॉस्ट बेनिफिट कॉन्स्टेंट। देखिए इंटरनल कंट्रोल ना ऐसा होना चाहिए कि जितना पैसा लग रहा है उस हिसाब से उसका बेनिफिट भी मिले, मतलब इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अब आप कंट्रोल लगाने के चक्कर में आपने इतना सारा डेलीगेशन कर दिया या इस तरीके से प्रोसीजर सेटअप कर दिया कि वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ जा रही है, पर उससे जो बेनिफिट मिल रहा है वो आपको सही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि चलो 2 पर्सन एक काम को कर ले या इस चीज़ को इतने ही लोग कर दे, ये चीज़ यहीं पर काम खत्म हो जाए, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इस तरह के काम के लिए इतना काफ़ी है। तो मतलब आप इस तरीके से करेंगे, या एक पर्सन जो उतना कैपेबल नहीं है आप उसको उससे ज़्यादा का ऑथराइजेशन दे रखे हैं साइन करने का, मतलब उसकी कंपिटेंसी नहीं है कि वो इस तरह के डिसीजन ले सके, फिर भी अपने कॉन्स्टेंट की वजह से कि भाई कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी और एम्प्लॉय को हायर करेंगे, आपने उसको ये पावर दे रखी। तो इस तरह की चीज़ों में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट कॉन्स्टेंट हमेशा रहता है जो इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशन बनता है। एंड रूटीन ट्रांजेक्शन फोकस, देखिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो आपने सेटअप किया ना वो रूटीन ट्रांजेक्शन के लिए डिज़ाइन किया जाता है जनरली। अगर कुछ ऐसा आ गया जो नॉन रूटीन में है, मतलब जो अनयूजुअल है, ऐसा कुछ होता है तो बट ऑब्वियसली बात है पूरा कंट्रोल सिस्टम हिल जाता है। तो वो
चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं होती, ये भी उसकी लिमिटेशन में आता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं, है ना, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, एडिक्वेट है या नहीं, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके भी तरीके हैं। आप नैरेटिव रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर कर सकते हैं, फ्लो चार्ट फ्रेम करते हैं, मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछ के इस तरीके से आप करके आप वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को पता कर सकते हैं कि कैसा है वहाँ पे, राइट। सो आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।